हमारा दिमाग दर्द को बिल्कुल एक शारीरिक चोट की तरह ही प्रोसेस करता है। मतलब ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वैज्ञानिक सच है। हाँ बिल्कुल, ये सच में काफी लोगों को पता नहीं होता। राइट। अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाए और उसी इंसान का सबसे करीबी व्यक्ति उसका भरोसा तोड़ दे, तो एमआरआई मशीन में दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, वो दोनों बार बिल्कुल उसी तरह से चमकता है। दिमाग के लिए दर्द बस दर्द है। एग्जैक्टली। दिमाग फिजिकल और इमोशनल दर्द में कोई खास फर्क नहीं करता। लेकिन समस्या ये है ना कि टूटी हुई हड्डी पर तो प्लास्टर लग जाता है। मतलब एक्सरे में एक सफेद दरार दिख जाती है और डॉक्टर कह देता है कि भाई 6 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। सही बात है, वहां एक टाइमलाइन होती है। बिल्कुल। पर जब कोई इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटता है ना, तो उसे मापने का कोई एक्सरे नहीं होता, कोई टाइमलाइन नहीं होती। और दुनिया इतनी बेरहम है कि वो किसी के मानसिक घावों के भरने का इंतजार नहीं करती। अगर कोई अंदर से कमजोर पड़ गया है तो परिस्थितियां उसे बस पैरों तले रौंद कर आगे निकल जाती हैं। बहुत ही सही पॉइंट उठाया आपने। शारीरिक और मानसिक चोट के बीच का ये अंतर समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब शरीर पे चोट लगती है तो इंसान आराम करता है। समाज भी उस आराम को मान्यता देता है कि हाँ भाई, बीमार है, आराम करने दो। हाँ, लोग सूप बनाकर ले आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक आघात लगता है तो इंसान के भीतर एक ऐसा अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है जिसका शोर बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। राइट। आज की इस डीप डाइव में हम जिस केस स्टडी पर बात कर रहे हैं वो इसी अदृश्य युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही समझना है कि जब चरम निराशा का दौर आता है, मतलब जब इंसान का सब कुछ दांव पर लगकर खत्म हो जाता है, तो उस मलबे से कोई लूजर बनकर निकलने के बजाय एक योद्धा बनकर कैसे उभर सकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में किसी दवा की तरह मिल जाए कि भाई ये गोली खाई और मजबूत हो गए। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो अक्सर तकलीफों की भट्टी में जलकर ही आकार लेती है। बिल्कुल। और अक्सर हमें लगता है कि मजबूत इंसान वो है जिसे दर्द महसूस ही नहीं होता, मतलब जैसे कोई पत्थर हो, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार मजबूत लोग असल में वो होते हैं जो दर्द को उसकी पूरी गहराई में महसूस करते हैं। वो पूरी तरह से टूटते हैं और फिर उस दर्द के रसायन विज्ञान को, उस केमिस्ट्री को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। सही कहा। तो इस बात को गहराई से समझने के लिए हम आशु नाम के एक व्यक्ति की बहुत ही वास्तविक और दर्दनाक केस स्टडी का विश्लेषण करेंगे। इस केस की शुरुआत ना एक ऐसे दृश्य से होती है जो शायद कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बहुत लोगों ने महसूस किया होगा। हाँ, वो रात के 3 बजे वाला दृश्य। एग्जैक्टली। रात के 3 बज रहे हैं, कमरे में खूब अंधेरा है। आशु फर्श पर बिल्कुल सुन बैठा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वो बस फोन की स्क्रीन की नीली रोशनी में ना लगातार कोई अनरीड मैसेज देख रहा है। रात के 3 बजे का ये जो समय है ना, ये मानव मनोविज्ञान और बायोलॉजी की नजरिए से बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इस वक्त हमारा सर्कैडियन रिदम अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। मतलब शरीर और दिमाग को पूरी तरह आराम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है इस वक्त। स्लीप मोड में। बिल्कुल। लेकिन जब कोई गहरा आघात लगता है तो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन खून में अचानक से बढ़ जाता है। अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से शांत है, कोई बाहरी उत्तेजना या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो अंदर का शोर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। ऐसे में इंसान के भीतर का शोर अपने चरम पर पहुंच जाता है। आशु की जो स्थिति है वो एक ऐसे इंसान की है जिसके जीवन का पूरा ढांचा ही ढह चुका है। और ये ढांचा ढहना भी कोई मामूली बात नहीं थी। अगर हम स्रोत को देखें तो जिस इंसान पर आशु ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे एक बहुत गहरा भावनात्मक धोखा दिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सदमा है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस काम में उसने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगा दी थी ना, वो भी पूरी तरह डूब चुका था। यानी एक ही समय पर इंसान का भावनात्मक सुरक्षा चक्र और आर्थिक सुरक्षा चक्र दोनों एक साथ टूट गए। जब ऐसा होता है ना, तो दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ, प्लीज बताइए। इंसान का दिमाग मूल रूप से एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। वो हमेशा भविष्य की कल्पना करता है और उसी के अनुसार वर्तमान में फैसले लेता है। अच्छा, मतलब हम हमेशा आगे का सोच कर चलते हैं। बिल्कुल। आशु के दिमाग ने अपने उस भरोसेमंद इंसान
और अपने काम को लेकर भविष्य का एक बहुत ही सुरक्षित पैटर्न बनाया हुआ था। जब दोनों चीजें एक साथ खत्म हुई तो दिमाग के लिए वो भविष्य अचानक से शून्य हो गया। बाप रे, एक झटके में सब गायब। हाँ, दिमाग को समझ ही नहीं आता कि अब किस दिशा में जाना है। ऐसे में एमिगडाला, जो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, वो लगातार खतरे का सायरन बजाने लगता है। ओहो, तो इसी वजह से आशु को पैनिक अटैक आ रहे थे। एग्जैक्टली। सांस रुकने और अंदर से घुटने का जो एहसास होता है ना, वो कोई भ्रम नहीं है। वो शरीर की वो प्रक्रिया है जिसमें दिमाग ये मान बैठा है कि जीवन पर कोई सीधा, बिल्कुल जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ मैं इस प्रक्रिया के एक हिस्से को चुनौती देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। मतलब जब किसी का बैंक बैलेंस शून्य हो जाए, सबसे करीबी इंसान धोखा दे दे, तो क्या हार मान लेना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है? आपका मतलब है कि गिव अप कर देना? हाँ, मेरा मतलब है जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, या सब कुछ खत्म कर देने का जो विचार आता है, क्या वो उस स्थिति में दिमाग का एक प्राकृतिक रिस्पॉन्स नहीं है? जब सिस्टम पर इतना लोड आ जाए तो सिस्टम का शटडाउन होना तो एक नेचुरल बात है ना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, किसी घर में लगे सर्किट ब्रेकर के बारे में सोचिए। अच्छा। जब घर में अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है तो तारों को जलने से बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। हाँ, ताकि आग न लगे। बिल्कुल। घर में अंधेरा होना कोई खराबी नहीं है, बल्कि वह घर को आग लगने से बचाने का एक तरीका है। ठीक इसी तरह ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक सर्किट ब्रेकर है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? जब दर्द और सदमे का वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिमाग इंसान को सुन कर देता है ताकि वो और ज्यादा दर्द महसूस ना कर सके। इसलिए हाँ, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। लेकिन कोई भी इंसान हमेशा के लिए अंधेरे घर में तो नहीं रह सकता ना? बिल्कुल नहीं, लाइट तो लानी पड़ेगी। सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना प्राकृतिक है, लेकिन उसके बाद उठकर उस ब्रेकर को वापस चालू करना और जले हुए तारों को बदलना पड़ता है। प्राकृतिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसी अंधेरे में पूरा जीवन बिता दिया जाए। राइट। और यही वो मोड़ है जो आशु की कहानी को एक केस स्टडी बनाता है। हाँ। उसी अंधेरे कमरे में, उस पैनिक अटैक और सब खत्म करने के घुटन भरे विचार के बीच ना, आशु ने एक फैसला लिया। उसने वो फोन उठाया जिसमें वो लगातार अनरीड मैसेजेस देख रहा था और उसे स्विच ऑफ कर दिया। मतलब मुझे ये बिल्कुल वैसा लगा जैसे जब हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स चलने की वजह से हैंग हो जाता है ना। हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, पीछे पंखा पूरी रफ्तार से शोर कर रहा होता है। तब इंसान माउस से और अधिक क्लिक नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इंसान सीधे पावर बटन दबाता है और पावर कट करके उसे हार्ड रीसेट करता है। सही कहा। फोन स्विच ऑफ करना सिर्फ एक मशीन को बंद करना नहीं था, ये उन बाहरी ट्रिगर्स की पावर सप्लाई काटना था जो लगातार उसके पैनिक को बढ़ा रहे थे। ये न्यूरोलॉजिकल स्तर पर ना डोपामाइन और कॉर्टिसोल के उस जहरीले चक्र को तोड़ने का सबसे पहला कदम है। अच्छा, वो चक्र कैसे काम करता है? देखिए, जब इंसान बार बार उस इंसान का मैसेज या सोशल मीडिया देखता है जिसने उसे धोखा दिया है, तो वो अनजाने में उसी दर्द को बार बार ताजा कर रहा होता है। खुद को ही बार बार चोट पहुंचाना। बिल्कुल। फोन बंद करके आशु ने उस बाहरी शोर को काट दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने जो किया वो मनोविज्ञान में और भी ज्यादा गहरा है। क्या किया उसने? वो शीशे के सामने गया और उसने अपनी लाल सूजी हुई आंखों को देखा। और ये बहुत मुश्किल होता है। अक्सर जब हम शर्मिंदगी या गहरे दर्द में होते हैं ना, तो हम खुद से नजरें चुराते हैं। हाँ, इंसान उस वक्त खुद का सामना नहीं करना चाहता। बिल्कुल। इंसान शराब पी लेता है, कोई फिल्म चला लेता है या बस सो जाना चाहता है। शीशे में अपनी हार को, अपने आंसुओं को साक्षात देखना, ये तो उस दर्द को और भी बढ़ा देना चाहिए ना। यहीं पर मनोविज्ञान का एक कॉन्सेप्ट आता है। हम दर्द से बचने के लिए जो भटकाव या डिस्ट्रैक्शन खोजते हैं, वो असल में कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी मानसिक असंतुलन से बचने का तरीका है। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, मतलब हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम हार चुके हैं, लेकिन शीशे में अपनी लाल आंखों को देखने का मतलब है अपनी सच्चाई का सीधा सामना करना, बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। जब इंसान अपनी उस टूटी हुई विकृत तस्वीर को शीशे में देखता है तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो वापस काम करना शुरू करता है। अच्छा, मतलब जो अलार्म बज रहा था वो शांत होने लगता है? नहीं है। ओहो।
ये वो क्षण है जहां दर्द से भागने के बजाय इंसान उस दर्द के प्रति ओनरशिप ले लेता है, अपना स्वामित्व जताता है। क्या बात है। और यहीं से उस फौजी जैसी ट्रेनिंग यानी मिलिट्री माइंडसेट की शुरुआत होती है। बिल्कुल। आशु ने अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट कदम उठाए, लेकिन इसमें जो सबसे पहला कदम था वो बहुत ही विरोधाभासी है। कौन सा कदम? हमने बचपन से यही सुना है ना कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर यही कहता है कि भाई बस लड़ते रहो। हाँ, ये तो एक घिसा पिटा डायलॉग बन चुका है। राइट। लेकिन आशु भी वापसी का सबसे पहला कदम ही ये था कि उसने अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। एक तरफ हम योद्धा बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हार स्वीकार करने की। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं बताती हूँ। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे पैराडॉक्स ऑफ सरेंडर या पूर्ण स्वीकृति कहा जाता है। रैडिकल एक्सेप्टेंस। रैडिकल एक्सेप्टेंस। हाँ, देखिए, हार स्वीकार करने का मतलब घुटने टेकना या जीवन से हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को नकारने की स्थिति, यानी जो डिनायल वाला फेज होता है ना, उससे बाहर आना। अच्छा। जब कोई इंसान दर्द में होता है तो उसके दिमाग की कॉग्निटिव बैंडविड्थ का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ इस बात से लड़ने में खर्च हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, इंसान उसी लूप में फंसा रहता है। एग्जैक्टली। ये एक अंधहीन और विनाशकारी लूप है। दिमाग एक ही समस्या को बार बार सुलझाने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई समाधान अतीत में जाकर तो निकाला ही नहीं जा सकता। यानी इंसान की पूरी मानसिक ऊर्जा सिर्फ उस क्यों में फंसी हुई है, जबकि उस क्यों का कोई जवाब है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़े आप। इस ऊर्जा को वापस पाने का इकलौता तरीका है ये मान लेना कि हाँ, मैं हार गया हूँ। हाँ, मुझे धोखा मिला है और मेरा नुकसान हो चुका है। जैसे ही ये पूर्ण स्वीकृति आती है ना, दिमाग का वो हिस्सा जो वास्तविकता से लड़ रहा था एकदम शांत हो जाता है और वो फंसी हुई ऊर्जा आजाद हो जाती है। एकदम सही। वो ऊर्जा आजाद हो जाती है और उसका प्रवाह ये क्यों हुआ से हटकर अब आगे क्या करना है की तरफ मुड़ जाता है। बहुत खूब। बिना गिरे होने की सच्चाई को माने कोई भी इंसान उठने की तैयारी कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। इसके बाद का जो कदम था, जा चुके लोगों से उम्मीद लगाना बंद करना। अब देखिए, उम्मीद को तो हमेशा एक अच्छी चीज माना जाता है ना, लेकिन इस स्थिति में शायद उम्मीद एक जहर का काम करती है। बिल्कुल। जब उम्मीद गलत जगह जुड़ी हो ना, तो वो इंसान को कमजोर ही बनाती है। राइट। धोखा देने वालों या जा चुके लोगों से ये उम्मीद करना कि वे अपनी गलती मानेंगे या वापस आएंगे, ये इंसान को उसी दर्द के चक्र में फंसाए रखता है। इसे मनोविज्ञान में फॉल्स होप कहते हैं। झूठी उम्मीद। हाँ, ये झूठी उम्मीद घाव को कभी भरने नहीं देती। उम्मीदें छोड़ना दरअसल इंसान को भावनात्मक रूप से आजाद कर देता है। इंसान का नियंत्रण वापस उसके अपने हाथ में आ जाता है। इसके बाद आशु ने अपने डर से भागने के बजाय डर की आंखों में आंखें डालना शुरू किया, जो कि बहुत जरूरी है। और साथ ही हर दिन खुद को छोटे छोटे टास्क देना शुरू किया। अब यहां मेरा एक और सवाल है। पूछिए। जब किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो, बैंक में पैसा ना हो, तो सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने या कोई छोटा सा काम पूरा करने से क्या ही बदल जाएगा? मतलब ये सुनने में बहुत मामूली लगता है यार। ये सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही शक्तिशाली हैक है। अच्छा। देखिए, जब जीवन में बड़ा तूफान आता है तो इंसान को लगता है कि दुनिया में कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है, और ये जो अनियंत्रित एहसास है ना, यही पैनिक अटैक पैदा करता है। फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल। एग्जैक्टली। जब इंसान सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करता है या कोई छोटा सा काम पूरा करता है, तो दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा रिलीज होता है, एक रिवॉर्ड सिग्नल की तरह। हाँ, दिमाग को संदेश जाता है कि मैं अभी भी अपने आसपास की चीजों को नियंत्रित कर सकता हूँ। इसे मनोविज्ञान में अपना लोकस ऑफ कंट्रोल वापस माना कहते हैं। ओहो, लोकस ऑफ कंट्रोल। ये छोटे छोटे टास्क दिमाग को एमिगडेला के उस डरे हुए मोड से निकालकर वापस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के तार्किक मोड में ले जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल एक फौजी ट्रेनिंग की तरह है कि बड़ी जंग जीतने से पहले अपने जूतों की लेस सही से बांधना सीखना। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो दर्द या घबराहट वापस आती है तो उस ऊर्जा को काम की मेहनत में निकाल देना। स्रोत में इस पर भी जोर दिया गया है। हाँ, सिगमंड फ्रॉइड ने इसे सब्लिमेशन या उदात्तीकरण कहा था। सब्लिमेशन। हाँ, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है
जहां इंसान अपने अंदर के विनाशकारी और नकारात्मक आवेगों को, इम्पल्सिस को किसी बहुत ही रचनात्मक और प्रोडक्टिव काम में लगा देता है। दर्द एक बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला भाव है। अगर उसे दिशा ना मिले ना, तो वो इंसान को अंदर से जला देता है, राख कर देता है एकदम। बिल्कुल। लेकिन अगर उस भट्टी की आग को किसी इंजन में डाल दिया जाए, तो वो इंसान को बहुत तेजी से आगे ले जा सकता है। अरे वाह! और महीनों की इस कड़ी मानसिक तपस्या का जो अंतिम परिणाम सामने आया, वो सच में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। बिल्कुल है। कुछ ही महीनों में आशु का वो पुराना कमजोर और डरा हुआ वर्जन पूरी तरह से खत्म हो गया। उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसकी खामोशी में भी एक खौफनाक ताकत थी। ये जो खामोशी में ताकत का विज्ञान है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। जब हम किसी को बहुत जोर से चिल्लाते, गुस्सा करते या दुनिया को कुछ साबित करते हुए देखते हैं, तो असल में वो एक डरे हुए नर्वस सिस्टम की निशानी है। मतलब वो अंदर से डरा हुआ है। हाँ, वो इंसान बाहर की दुनिया से वैलिडेशन मांग रहा है, मान्यता मांग रहा है। लेकिन जब कोई इंसान दर्द की उस भट्टी से खुद को पूरी तरह से नियंत्रित करके बाहर आता है ना, तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से शांत और रेगुलेटेड होता है। उसे अब दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने की जरूरत नहीं होती कि वो मजबूत है। यही बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि पलटवार करने का मतलब है कि जिसने धोखा दिया उसे जाकर बुरा भला कहना, सोशल मीडिया पर बदला लेने वाले पोस्ट डालना या अपनी सफलता का दिखावा करना, जो कि बहुत ही बचकानी हरकत है। राइट। लेकिन या तो पूरा खेल ही दिमागी शांति का है। आपकी खामोशी ही आपका सबसे मजबूत कवच बन गई है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी ताना अब उस आंतरिक शांति को भेद ही नहीं सकता, क्योंकि उस इंसान ने सबसे बुरे तूफान का सामना अपने ही भीतर कर लिया है। और यही वो अंतिम सत्य है, जहां इंसान पूरी तरह से अजय बन जाता है, इनविंसिबल। दुनिया का काम है चुनौतियां देना, गिराना और चोट पहुंचाना। हम इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि कौन हमें धोखा देगा या कौन सा काम असफल हो जाएगा। बाहरी परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित रहेंगी। बिल्कुल, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक बार जब इंसान का अपना दिमाग ये तय कर लेता है कि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनेगा, तो कोई भी बाहरी ताकत उसे तब तक नहीं हरा सकती जब तक उसका खुद का दिमाग हार न मान ले। क्या बात है! दर्द को अपना हथियार बनाने का ये अंतिम चरण है, जहां इंसान अपनी कहानी का शिकार नहीं रहता, बल्कि खुद अपनी कहानी का लेखक बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक निष्कर्ष में बांधा जाए, तो स्पष्ट है कि मानसिक मजबूती किसी जिम में या किसी बाजार में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। ये तब आकार लेती है जब इंसान अपनी सबसे बुरी परिस्थितियों, अपने सबसे गहरे डर और अपने दर्द से सीधा नजरें मिलाता है। एकदम सही। आशु की केस स्टडी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि मानव मन में कितनी असीम क्षमता है। वो विनाश के बिल्कुल कगार पर खड़े होने के बावजूद खुद को फिर से एक नए, शांत और कहीं अधिक मजबूत रूप में ढाल सकता है। हाँ। गिरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने दर्द को ईंधन बनाकर ऐसा पलटवार करना कि बिना कुछ बोले ही सब कुछ साबित हो जाए, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। दर्द हमारा दुश्मन नहीं है। जब हम उसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझ लेते हैं ना, तो वही दर्द वो कच्चा माल बन जाता है, जिससे हमारे चरित्र और हमारी मानसिक मजबूती की सबसे ठोस ईंटें घड़ी जाती हैं। तो आज की इस गहरी मनोवैज्ञानिक चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद नजरिए को पूरी तरह से बदल दे। बताइए। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि कोई हमें तब तक नहीं हरा सकता जब तक हमारा दिमाग हार ना मान ले। हम दर्द और धोखे को जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जिन घटनाओं को हम जीवन की सबसे बड़ी हार मानते हैं, असल में वही वो जरूरी कच्चा माल हैं जिसके बिना हमारे भीतर का ये खामोश और ताकतवर योद्धा कभी जन्म ही नहीं ले सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में अजेय बनने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक बार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि पहली शर्त है? ये सोचने वाली बात है।